इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, है ना। माइट्रल वाल्व का आपको ठीक से बंद नहीं होना या लीक कर जाना, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। ये माइट्रल वाल्व होता कहाँ है, इसका कार्य क्या है ना, और फिर इसमें कितनी पत्तियां होती हैं, और फिर आपको रिगर्जिटेशन क्या कहलाता है ना, और होने के कारण क्या है, और फिर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको उसमें सहायक हो सकते हैं, उसमें कारगर हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन माइट्रल रिगर्जिटेशन या माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, है ना। यानी आपको माइट्रल वाल्व का ठीक से बंद नहीं हो पाना, है ना। ये आपका इसका मेन आपका हुआ माइट्रल वाल्व का बंद नहीं हो पाना, है ना। सबसे पहले देखेंगे कि माइट्रल वाल्व कहाँ होता है ना। तो यहाँ देखिए, ये हमने हार्ट का फिगर बनाया है, 4 चैम्बर, है ना। आपको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है माइट्रल वाल्व, है ना। आपको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है माइट्रल वाल्व, है ना। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है आपका माइट्रल वाल्व। इसको हम डाइकोस्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, डाइकोस्पिड वाल्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें आपको एक फाइब्रस रिंग होता है जिसके अंदर आपको 2 पत्तियां लगी रहती हैं, लिफलेट्स रहती हैं, है ना, जो आपको वाल्व का काम करती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं, है ना। क्योंकि इसमें जो लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड सिस्टोल करता है, लेफ्ट एट्रियम जब सिस्टोल करता है तो ब्लड आपको माइट्रल वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, एक दिशा में आपको आता है। तो ये आपका माइट्रल वाल्व जो है आपको फाइब्रस रिंग के अंदर 2 पत्तियों के रूप में आपको होता है, 2 पत्तियां इसे जुड़ी रहती हैं और बीच में एक पतला सा आपको खांचा रहता है जिसमें वो सेट रहता है, और जब इस पर प्रेशर पड़ता है, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जब आपको सिस्टोल करता है तो ब्लड सीधे माइट्रल वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो कार्य है आपको ये सीधे लेफ्ट एट्रियम के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लाता है, और पुनः जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है ना, तो उस समय ये माइट्रल वाल्व बंद हो जाता है, और बंद होने के फलस्वरूप ही एरोटिक वाल्व के माध्यम से ब्लड हमारे पूरे शरीर में सप्लाई होती है। इसका ये आपको फंक्शन यानी कार्य हो गया, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लाना, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल करने पर इस वाल्व का बंद हो जाना। बंद होने के कारण ही आपको लेफ्ट वेंट्रिकल पर प्रेशर पड़ता है और एरोटिक वाल्व खुलता है और पूरे शरीर में आपके ब्लड सप्लाई होती है। रिगर्जिटेशन क्या होता है? जब माइट्रल वाल्व, है ना, जब माइट्रल वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाता है ना, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपको सिस्टोल करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो आप माइट्रल वाल्व को बंद हो जाना चाहिए, है ना, और आपको एरोटिक वाल्व को खोलना है ना। तो जब आपका माइट्रल वाल्व अगर बंद नहीं होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कुछ आपको उल्टे बहकर आपको लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, इसी को हम कहते हैं रिगर्जिटेशन। यानी
लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड उल्टी दिशा यानी माइट्रल वाल्व के माध्यम से आपको लेफ्ट एट्रियम में जाना रिगर्जिटेशन कहलाता है। ठीक से बंद नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें से कुछ ब्लड का हिस्सा आपको लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, इसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। अब आप देखिए, अगर है ना, क्या होगा जब ये रिगर्जिटेशन हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आपको लेफ्ट वेंट्रिकल आपको सिस्टोल करेगा, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा तो माइट्रल वाल्व आपको रिगर्जिटेशन हो गया, इसमें आपको वाल्व की पत्तियां खराब हो गई हैं। अब इसका ब्लड का कुछ हिस्सा आपको लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम पर आपको प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और इसकी मसल्स आपको कमजोर होंगी और ये प्रेशर जो है सीधे आपको लंग्स पर पड़ेगा, है ना, और लंग्स पर पड़ेगा तो फिर लंग्स हमको सांस लेने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। पुनः आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में उतना ब्लड चाहिए ताकि एरोटिक बल्ब के माध्यम से आपको ब्लड आपको पूरे शरीर में जा सके। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल को भी एक्स्ट्रा ब्लड में के लिए पंपिंग करना पड़ता है और पंपिंग करने के फलस्वरूप आपको इसकी मसल्स भी आपको कमजोर हो जाती हैं और ये इसका आपको पंपिंग की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, उस समय हार्ट अटैक की संभावना या खतरा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं किस कारण से आपको ये माइट्रल वाल्व आपको लीक करता है। सबसे पहले कारण, जैसे आपको रिह्यूमेटिक हार्ट डिजीज, जैसे बच्चों में या कुछ बड़ों में आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के माध्यम से गला पर संक्रमण होता है, जिसमें गले में दर्द और फीवर होती है। उस समय हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है आपको बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे शरीर के आपको ज्वाइंट्स, ब्रेन, स्किन पर भी हमला करती है ना, और इस के कारण हार्ट के आपको मसल्स में सूजन हो जाती है और हार्ट के वाल्व भी प्रभावित हो जाते हैं और वाल्व की पत्तियां खराब हो जाती हैं और वहां से रिह्यूमेटिक, इसको हम कहते हैं आपको रिह्यूमेटिक आपको हार्ट डिजीज, और इसके कारण वाल्व की पत्तियां खराब हो जाती हैं और फिर वाल्व आपको लीक करने लगता है। और दूसरा कारण है माइट्रल वाल्व की पत्तियों का प्रोलैप्स हो जाना, यानी पत्तियां नरम पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको ब्लड आपको माइट्रल वाल्व के माध्यम से लीक करके एट्रियम में आपको जाने लगता है ना। इसके अलावा आपको एंडोकार्डियाटिस, इसके पहले भी हमने कई आपको क्लास में हम ये एंडोकार्डियाटिस क्या होता है, इसमें जैसे आपको हार्ट को पूरे कवर करने वाली बाहरी झिल्ली जो होती है पेरिकार्डियम कहलाती है और मध्य वाली झिल्ली मायोकार्डियम कहलाती है और फिर सबसे आंतरिक झिल्ली जो ब्लड के संपर्क में रहती है, वाल्व के संपर्क में रहती है, उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। और एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां के आपको वाल्व को वो खराब कर देती है और पत्तियों में घाव, सूजन आपको होने लगती है और जिसके कारण आपको पत्तियां खराब हो जाती हैं और वहां से आपको ब्लड लीक करने लगता है। इसके अलावा माइट्रल वाल्व का फैल जाना, देखिए माइट्रल वाल्व फैलता कैसे है। देखिए, आपको जब आपका प्रेशर आपको माइट्रल वाल्व जब आपका एट्रियम पर और वेंट्रिकल पर जब प्रेशर पड़ता है तो अगर एट्रियम पर प्रेशर पड़ेगा या वेंट्रिकल पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर यहाँ के आपको मसल्स कमजोर होंगे और ये आपका इसका साइज, वेंट्रिकल का साइज आपको बढ़ जाता है ना। अब बढ़ने के चलते आपका माइट्रल वाल्व भी उसका साइज आपको बढ़ जाता है, उसकी पत्तियां फैल जाती हैं और वहां से ब्लड लीक करने लगता है। जन्मजात, है ना, वाल्व का खराब होना आपको कभी कभी बाई बर्थ होता है ना। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको
हमारे ब्लड के कैल्शियम जो है आपको इसके बल्ब के आपको पत्तियों पर जमने लगती हैं और बल्ब की पत्तियां मोटी हो जाती हैं, आपको असामान्य आकार की हो जाती हैं और वहां से फिर आपको ब्लड लीक करने लगता है ना। इसके अलावा आपको हार्ट का साइज का बड़ा हो जाना। हार्ट का साइज बड़ा क्यों होता है? हार्ट फैल जाता है और बल्ब के पार्ट्स भी फैल जाते हैं। जब हार्ट का साइज किसी कारण से बड़ा हो गया तो हार्ट का साइज जब फैलेगा तो जितने आपको माइटल बल्ब भी आपको फैलेगा और उसकी पत्तियों के बीच में आपको गैप बनेगा और वहां से ब्लड आपको लीकेज होने लगेगा। लक्षण लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? सांसें फूलने लगती हैं, है ना, और लंग्स और हार्ट एक दूसरे के बहुत करीबी रिश्ता है दोनों में, है ना। हर एक दूसरे के फंक्शन में ये मदद करती है। अगर आपको लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करे तो हार्ट आपको उसको सप्लाई नहीं कर पाएगी। अगर हार्ट उसको सप्लाई नहीं करे तो फिर आपको हार्ट में गंदा ब्लड आ जाए तो फिर उसको लंग्स आपको साफ करती है। एक दूसरे से बहुत आपको परिपूरक होते हैं, है ना। तो उस परिस्थिति में जब आपको हार्ट का लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और लंग्स के को ब्लड सप्लाई करने में आपको मदद करती है ना। यानी लंग्स के ब्लड को आपको कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के फलस्वरूप और ये कभी कभी जो है जब हार्ट का वो भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर आपको लंग्स पर प्रेशर पड़ता है और हमें दम फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। हमारे कहने का मतलब लक्षण में आपको थकावट और कमजोरी भी होता है क्योंकि आपको पूरा ब्लड आपको शरीर में सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, कार्बोहाइड्रेट का विखंडन नहीं हो पाता है और फिर एटीपी ऊर्जा नहीं बन पाती है तो सेल टिश्यू कमजोर पड़ते हैं और थकावट और कमजोरी महसूस होती है और फिर आपको हार्ट बीट अनियमित हो जाता है और पैरों के टखनों में सूजन और वहाँ आपको पेट में सूजन हो जाती है, वजन भी बढ़ जाता है। इस सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। विशेष परिस्थिति में अगर किसी केस अगर कभी भी अगर तेज धड़कन हो जाए, हार्ट बीट अनियमित हो जाए या आपको चेस्ट में पेन भारीपन हो, दर्द हो, सांस लेने में कठिनाई ज्यादा हो तो इसको इमरजेंसी समझ के नियरेस्ट हॉस्पिटल में या आपको हेल्थ सेंटर पर पेशेंट को जरूर आपको पहुंचाना चाहिए, है ना। और विशेष परिस्थिति में अगर हम फर्स्ट एड देना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को, है ना, E3 C1 या C5, है ना, E3 प्लस C1 या C5 और फिर ऑफ F1, है ना। ये तीन औषधियों को आप E3 को थर्ड डाइल्यूशन में, C1 और C5 को फर्स्ट डाइल्यूशन में, F1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में पीने के लिए दीजिए, है ना। जल्दी जल्दी पिलाइए, है ना। और उस विशेष परिस्थिति में आप S1 की 10 गोली सुबह शाम, है ना, S1 की आपको 10 पिल्स, है ना, 10 पिल्स बीडी दीजिए, है ना, बीडी दीजिए, है ना। और फिर इंजेक्शन नंबर 12, है ना, लगा सकते हैं और फिर आपको कंप्रेस, है ना, कंप्रेस आप A2C5WE का, है ना, कंप्रेस A2 प्लस C5 प्लस G या Y WE का कंप्रेस आप लगा सकते हैं और C5 का ऑइंटमेंट भी आप नर्व पॉइंट 27 पर आप लगाइए, है ना। इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट को आप हॉस्पिटल आप आराम से ले जा सकते हैं फर्स्ट एड देकर। अगले वीडियो में फिर हम लोग आपको अध्ययन करेंगे ये आपको एरोटिक बल्ब के बारे में। एरोटिक बल्ब स्टेनोसिस हमने पहले बता दिया, अब एरोटिक बल्ब
आपको रिगर्जिटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो।